गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा मकान शर्मा और श्री कृष्णा कॉलेज मनोरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। और हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर का वीडियो। और उसमें हम पढ़ेंगे आज रेनन कोलिसी का पुष्पसूत्र एवं पुष्प चित्र, फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक है, किसका? रेनन कोलिसी का। तो लास्ट टाइम तक हमने रेनन कोलिसी के बारे में देखा था, उसके विभिन्न प्रकार के लक्षणों का अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे उसका पुष्प चित्र क्या है और पुष्प सूत्र क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम रेनन कोलिसी के पुष्प चित्र और पुष्प सूत्र के साथ। तो हम यहां पर रेनन कोलिसी का पुष्प सूत्र और चित्र पढ़ने के लिए जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वह एग्जाम्पल है नाइजीला का। ठीक है, यह रेनन कोलिसी का एक सदस्य है जिसमें बाह्य दल अनुपस्थित होते हैं, इसमें दल भी नहीं पाए जाते, अपितु उनके स्थान पर परिदल विशेष रूप से पाए जाते हैं। इसीलिए हम इसका अध्ययन करने वाले हैं, किसका? नाइजीला का। तो अगर नाइजीला के पुष्प सूत्र की हम पहले बात करें तो यहां पर पुष्प सूत्र में लिखा हुआ है EBR। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? EBR। पुष्प या तो होते हैं BR या होते हैं EBR। BR का मतलब होता है ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टिएट का मतलब है सहपत्री। अगर पुष्प के पार्श्व में कहीं पर कोई पत्र लगा हुआ है या पत्ती लगी हुई है तो ऐसे पुष्प को सहपत्री कहा जाएगा। और अगर पार्श्व में कोई पत्ती नहीं लगी हुई, कोई पत्र नहीं लगा हुआ, अनुपस्थित है, तो ऐसे पुष्प को क्या कहा जाएगा? असहपत्री। इसका मतलब नाइजीला का जो पुष्प होगा वो कैसा होगा? असहपत्री होगा, सहपत्री नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको कोई भी सहपत्र, अगर सहपत्र होता तो कुछ इस प्रकार दिखाई देता, एक और संरचना बाहर की तरफ दिखाई देती, लेकिन ये संरचना यहां पर नहीं है। इसका मतलब ये कैसा है? ये असहपत्री है, सहपत्र विहीन है। ठीक है, यहां पर सहपत्र नहीं पाया जाएगा। दूसरी अगर हम बात करें तो यह पौधा कैसा है? ये जो चिन्ह है यह बताता है त्रिज्या सममित को। किसको बता रहा है ये? त्रिज्या सममित को। यहां पर त्रिज्या सममित का मतलब क्या है कि पुष्प को, ये जो पुष्प है इसे किसी भी अक्ष से काट लो, ये बराबर भागों में क्या होगा? विभाजित होगा। तो अगर किसी पुष्प को किसी भी तल से काटने पर वह बराबर भागों में विभाजित होता है तो इस प्रकार की सममिति को त्रिज्या सममिति कहा जाता है। इसके स्थान पर कुछ पौधों में इस प्रकार परसेंटाइल का चिन्ह भी प्रयोग होता है, जिसका मतलब होता है एक व्यास सममित। मतलब वे पुष्प जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक तल के विभाजन के आधार पर ही बराबर भागों का निर्माण होता है। मतलब किसी एक विशेष तल में काटने पर यदि पुष्प दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है तो इस प्रकार की सममिति को कहा जाएगा एक व्यास सममित। लेकिन यहां पर जिस नाइजीला की हम बात कर रहे हैं वो कैसा है? त्रिज्या सममित है। ठीक है, आगे देखिए, यहां पर जो नाइजीला की बात कर रहे हैं वहां पर आगे का जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है लैंगिकता के बारे में। तो यहां पर दो तरह के पुष्प हो सकते हैं, एक हो सकता है एक लिंगी पुष्प और एक हो सकता है द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प में या तो मादा होगा मतलब जायांग पाया जाएगा, या फिर नर भाग पाया जाएगा मतलब पुंग पाया जाएगा, तब तो ये हो जाएगा एक लिंगी पुष्प। और अगर किसी पुष्प में नर जननांग और मादा जननांग दोनों पाए जाएं तो ऐसे पुष्प को कहा जाता है द्विलिंगी पुष्प। तो यहां पर नाइजीला का पुष्प कैसा होगा? द्विलिंगी पुष्प होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर नर जनन अंग भी है और मादा जनन अंग भी है, मतलब पुमंग भी है और जायांग भी है, इसलिए कैसा हो जाएगा? द्विलिंगी पुष्प हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो यहां पर अगर बाह्य दल पुंज होते तो उसे कैसे प्रदर्शित करते, और अगर दलपुंज भी होते तो उसे सी से प्रदर्शित किया जाता, लेकिन ना तो यहां बाह्य दल पुंज है और ना ही दलपुंज है। सीधा यहां पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? पी शब्द का प्रयोग किया गया है, और पी शब्द का यहां तात्पर्य है परिदलपुंज, पेरियंथ कहा जाता है इन इंग्लिश में।
और उसका पहला अल्फाबेट ये यूज कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, परिदल पुंज। तो यहां पर कितने परिदल पुंज पाए जा रहे हैं, 5 परिदल पुंज। कितने हैं, 5। लेकिन ये अगर आपस में जुड़े होते तो यहां पर ब्रैकेट लग जाता, लेकिन ये आपस में स्वतंत्र हैं, जुड़े हुए नहीं है, अतः यहां पर ब्रैकेट का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, जिनमें से कुछ अंदर है, कुछ बाहर हैं, कुछ अंदर हैं, कुछ बाहर हैं और कुछ व्यावर्तित हैं, मतलब एक सिरा अंदर एक सिरा बाहर, लेकिन आपस में जुड़े हुए नहीं है। मतलब इसमें जो परिदल होंगे वो कैसे होंगे, स्वतंत्र होंगे। परिदल कैसे पाए जाएंगे, इनके अंदर स्वतंत्र प्रकार के परिदल पाए जाएंगे। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं हम यहां पर, तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ए मतलब एंड्रोशियम, एंड्रोशियम मतलब पुमंग। ठीक है, तो इस पुमंग में, इन पुमंग का जो निर्माण है वो पुंकेसर से हुआ है। तो यहां पर आगे संख्या लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, अनंत, यानी कि इसमें अनंत पुंकेसर पाए जाएंगे। पुंकेसर की संख्या निश्चित नहीं होगी, अनंत होगी। अनंत मतलब संख्या निश्चित नहीं होगी, और चूंकि कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं है, इसका मतलब इनके जो पुंकेसर होंगे वो कैसे होंगे, वो स्वतंत्र होंगे। कैसे होंगे, स्वतंत्र, आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम गायनोशियम की। जी मतलब यहां पर प्रदर्शित कर रहा है गायनोशियम, गायनोशियम मतलब है जायांग। ठीक है, तो ज्यादातर इनके जो जायांग होते हैं वो बहुअंडपी होते हैं, मतलब बहुत सारे अंडप पाए जाते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नाइजीला की, तो नाइजीला में अंडपों की संख्या कितनी होगी, 4 से 5, और ये सारे के सारे अंडप कैसे होंगे, सुपीरियर होंगे, ऊर्ध्ववर्ती होंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर लाइनिंग जो है वो 4 और 5 के नीचे है, इसका मतलब जो गायनोशियम होगा वो ऊर्ध्ववर्ती होगा, ऊपर होगा, बाकी सभी अवयव पुष्पाशन पर उसके नीचे पाए जाएंगे। अंडाशय या अंडप ऊपर है, बाकी सारे उसके क्या हैं, नीचे पाए जाएंगे। ऐसे अंडाशय को या फिर ऐसी अंडप वाली संरचना को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्ववर्ती संरचना। लेकिन अगर ये ऐसे होता तो, मतलब ये लाइन जो है यहां नीचे है, अगर ये लाइन ऊपर होती तो इस अवस्था को कहा जाता अधोवर्ती अवस्था। ठीक है, और अगर बीच में होती तो इसे कहा जाता अर्ध ऊर्ध्ववर्ती। क्या कहा जाता, अर्ध ऊर्ध्ववर्ती। तो गायनोशियम के यहां पर कितनी अवस्थाएं बन सकती हैं, 3 अवस्थाएं। एक बन सकती है ऊर्ध्ववर्ती, एक बन सकती अधोवर्ती, और एक बन सकती अर्ध ऊर्ध्ववर्ती। ठीक है, तो यहां पर ये जो गायनोशियम है ये 3 प्रकार से क्या हो सकते हैं, व्यवस्थित हो सकता है। ठीक है, ये है नाइजीला का पुष्प सूत्र। अब चित्र की बात कर लेते हैं। 5 आपको परिदल दिखाई दे रहे हैं, 5 परिदल हो गए हैं। ठीक है, कोई सहपत्र नहीं है, सहपत्र नहीं है इसलिए ई ब्रैक्टिएट है, असहपत्री है, त्रिज्या समित है, किसी भी भाग से काट दो बराबर भागों में कट जाएगा। द्विलिंगी है, क्यों, क्योंकि यहां पर पुंकेसर भी हैं तो अंडप भी उपस्थित है, दोनों है, मतलब नर जनन अंग भी है और मादा जनन अंग भी है, इसलिए कैसा हो गया, द्विलिंगी हो गया। लेकिन ना तो बाह्य दल पुंज है ना ही दल पुंज है, सीधे क्या है, परिदल। कितने हैं, 5। ठीक है, एक मात्रक्ष भी यहां पर उपस्थित होता है जिनसे इनका निर्माण हुआ है सबका। उसके बाद ए एंड्रोशियम मतलब पुमंग, कितने हैं, अनंत। फिर गायनोशियम की बात करते हैं तो ये बीच में उपस्थित है, संख्या कितनी होगी, 4 से 5, और ये ऊपर की स्थिति में होंगे, मतलब पुष्पासन पर सबसे ऊपर लगे होंगे, इसलिए लाइन कहां, इसके जी के नीचे लगी हुई है। इसकी स्थिति को कहा जाता है ऊर्ध्ववर्ती, मतलब सुपीरियर स्थिति इसको कहा जाता है। बात समझ में आई। तो ये तो है इसका पुष्प चित्र। चित्र में परिदल हो गए कितने, 5। ठीक है, इसके अलावा पुंकेसर आपको दिखाई दे रहे हैं, अनंत। इसके अलावा 4 आपको अंडप भी दिखाई दे रहे हैं, तो अंडप कितने होते हैं, 4 से 5। इसके अलावा कोई सहपत्र नहीं है, तो कैसा हो गया, असहपत्री। किसी भी भाग से काटने पर बराबर भागों में विभक्त होने की संभावना है, इसलिए कैसा हो गया, त्रिज्या समेत। और चूंकि यहां पर पुमंग एवं जायांग दोनों उपस्थित हैं, इसलिए कैसा है, ये द्विलिंगी है। बात समझ में आई। तो ये था आपके नाइजीला का, रेननकुलेसी में नाइजीला का पुष्प चित्र एवं पुष्प सूत्र। बात समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक और जो है, हम रेननकुलेसी के एक और सदस्य लेंगे,
और उस सदस्य के लिए भी हम वो ही पुष्प चित्र देखेंगे और पुष्प सूत्र का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो रेनिनकुलस एक और सदस्य की हम यहां पर बात करेंगे। तो मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूं और इसका जो है डायग्राम, क्योंकि डायग्राम में बहुत टाइम लग जाएगा, तो फटाफट इसका डायग्राम बनाकर वीडियो को दोबारा रिज्यूम करता हूं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं रेनिनकुलेसी के दूसरे सदस्य का पुष्प चित्र एवं पुष्प सूत्र। अब हम बात करते हैं रेनिनकुलेसी के दूसरे पौधे के पुष्प चित्र एवं पुष्प सूत्र के बारे में। ठीक है, तो यहां पर रेनिनकुलेसी का जो दूसरा पुष्प है वो है डेल्फिनियम का, और डेल्फिनियम की अगर हम बात करें तो ये इसका पुष्प चित्र है और ये इसका पुष्प सूत्र है। तो इसमें सबसे पहले क्या प्रदर्शित होता है, बी आर। यहां पर जो बी आर है, इस बी आर का मतलब है सहपत्री। ठीक है, यानी कि बाहर क्या पाई जाएगी, एक सहपत्र पाई जाएगी। दिख रही है आपको, ये है सहपत्र। तो ये पुष्प कैसा हो गया, सहपत्री, कि इसमें सहपत्र उपस्थित होगा। इसके अलावा एक है बी आर एल। बी आर एल आपको ये दो साइड में दिख रही है, ये है सहपत्रिका, ये तो है सहपत्री, और ये दो चीजें जो दिख रही हैं आपको साइड वाली, ये है सहपत्रिका। मतलब है डेल्फिनियम जो है उसके पुष्प में सहपत्री एवं सहपत्रिका दोनों उपस्थित होती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो द्विलिंगी है, मतलब पुंकेसर भी दिखाई दे रहे हैं और अंडप भी दिखाई दे रहा है। तो ये पुष्प जो है यहां पर इस प्रकार है, इसलिए ये पुष्प किसको प्रदर्शित कर रहा है, द्विलिंगी को। किसको प्रदर्शित कर रहा है, द्विलिंगी को, कि इसका पुष्प कैसा होगा, द्विलिंगी। उसके बाद आपको परसेंटाइल वाला चिन्ह दिख रहा है, इसका मतलब है कि पुष्प कैसा होगा, एक व्यास सममित। ठीक है, अगर ये ऐसा होता तो त्रिज्या सममित हो जाता, तब किसी भी भाग से काटने पर बराबर भागों में दिखाई देता। लेकिन यहां पर ये कैसा है, एक व्यास सममित, किसी निश्चित अक्ष से काटने पर ही पुष्प दो बराबर भागों में दिखाई देगा। अगर आप किसी और भाग से इसको काटने का प्रयास करोगे तो बराबर भागों में नहीं बटेगा। सिर्फ एक ही तल से काटने पर ये बराबर भागों में बट सकता है, अन्यथा किसी तल से काटें अगर इसे तो बराबर भागों में विभाजित नहीं होगा। तो यहां पर पुष्प कैसा हो गया, एक व्यास सममित। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है के मतलब है बाह्य दल पुंज पाया जाएगा। बाह्य दल पुंज क्या होगा, प्रेजेंट होगा, मतलब उपस्थित होगा, और संख्या में कितने होंगे, 5 होंगे। संख्या में कितने होंगे, 5। पहला ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। कोई ब्रैकेट नहीं है, इसलिए सारे के सारे किस अवस्था में पाए जाएंगे, पांचों के पांचों स्वतंत्र अवस्था में। ठीक है, किस अवस्था में पाए जाएंगे, स्वतंत्र अवस्था में। ये व्यावर्तित, अब देखो अंदर है, ये बाहर होगा, ये अंदर होगा, ये बाहर होगा, और ये हो गया व्यावर्तित। ठीक है, तो कैसे हैं ये व्यावर्तित भी हैं, लेकिन इनके कोर जो है एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो, मतलब संयुक्त नहीं है ये। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सी मतलब यहां पर ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, दल पुंज को। किसको प्रदर्शित कर रहा है, दल पुंज को, मतलब यहां पर दल पुंज भी पाए जाएंगे। नाइजिला के अंदर ना तो बाह्य दल पुंज थे और ना ही दल पुंज थे, लेकिन यहां दोनों है, बाह्य दल पुंज भी है तो दल पुंज भी है। और संख्या में कितने हैं, 4, लेकिन चारों तरफ क्या है, ब्रैकेट। इसका मतलब इनमें पाए जाने वाले दलपुंज या उनमें उपस्थित जो दल होंगे वो कैसे होंगे, संयुक्त होंगे। दिख रहा है आपको, जुड़े हुए हैं, हर तरफ से जुड़े हुए हैं। तो सारे के सारे कैसे हैं, संयुक्त हैं। संख्या में कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, हो गया सी। उसके बाद बात करते हैं ए मतलब एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मतलब
पुमंग। नाइजीला की तरह इनमें भी पुमंग कितने हैं? अनंत हैं, और सारे के सारे कैसे हैं? स्वतंत्र हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं और ना ही जायांग से जुड़े हुए हैं। अगर कोई पुमंग जायांग से जुड़ा हुआ होता है तो उसके ऊपर इस प्रकार एक रेखा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ना तो ये आपस में जुड़े हुए हैं और ना ही ये किससे जुड़े हुए हैं? जायांग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम जी की। जी मतलब है गाइनोशियम, गाइनोशियम मतलब है जायांग। अगर जायांग की बात की जाएगी तो जायांग में सिर्फ क्या होगा? एक ही अंड पाया जाएगा जिसके नीचे लाइन है। इसका मतलब ये किस अवस्था में होगा? ये पाया जाएगा ऊर्ध्ववर्ती अवस्था में। किस अवस्था में पाया जाएगा? ऊर्ध्ववर्ती अवस्था में। लेकिन संख्या में कितना होगा? एक होगा। जबकि नाइजीला में हमने देखा था कि संख्या में कितने हैं? 4 से 5। ठीक है, वो भी ऊर्ध्ववर्ती अवस्था में ही थे, लेकिन संख्या कितनी थी उनकी? 4 से 5 की संख्या थी। ठीक है, तो ये है पुष्पसूत्र किसका? डेल्फिनियम का। तो डेल्फिनियम का अगर पुष्प चित्र की बात करें तो सबसे बाहर आपको क्या दिख रहा है? सहपत्र, हीरा। उसके बाद 2 आपको क्या दिखाई दे रही है? सहपत्रिका, सहपत्रिका भी है भाई, 2 येरी सहपत्रिका। उसके अलावा 5 आपको क्या दिखाई देंगे? बाह्य दल। कितने हो गए? 5। जुड़े हुए क्या आपस में? नहीं, मतलब स्वतंत्र हैं। जुड़े हुए होते तो क्या होता? ब्रैकेट लगा हुआ होता। उसके बाद बात करते हैं दल की। तो दलों की संख्या 1, 2, ये दूसरा ही है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये रहा पहला 1, ये दूसरा, ये भी यहां से जुड़े हुए हैं, ये तीसरा और ये चौथा। 1, 2, फिर ये यहां से जुड़े हुए हैं, ये तीसरा और ये चौथा, ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये भी यहां से जुड़ा हुआ है। तो 4 कितने हैं यहाँ पे? 4 क्या है? दलपुंज हैं, जो आपस में कैसे हैं? संयुक्त हैं। उसके बाद बात करें अंदर की तरफ क्या उपस्थित है? पुंकेसर उपस्थित है। संख्या निश्चित नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, इसलिए क्या कहा गया है कि वे संख्या में क्या है? असीमित है, अनंत है, लेकिन जुड़े हुए नहीं है। ना तो जायांग से जुड़े हुए हो, अगर जायांग से जुड़े होते तो डायग्राम कुछ ऐसा बनता, लेकिन ना तो ये जायांग से जुड़े हुए हैं ना ही आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब सारे के सारे किस अवस्था में है? स्वतंत्र अवस्था में। किस अवस्था में है? स्वतंत्र अवस्था में। इसके अलावा हम बात करें बीच के अंदर, तो बीच में क्या उपस्थित है? जायांग। जायांग में अंडप कितना है? 1। और किस अवस्था में पाया गया है? ऊर्ध्ववर्ती अवस्था में। किस अवस्था में है? ऊर्ध्ववर्ती अवस्था में। तो ये है इसका डेल्फिनियम का पुष्पसूत्र और पुष्प चित्र। ठीक है, तो डेल्फिनियम का और नाइजीला का पुष्पसूत्र और पुष्प चित्र समाप्त। इसके साथ ही हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट रहता है, और वो पॉइंट है रननकुलेसी पादपों का आर्थिक महत्व। तो देखिए, रननकुलेसी जितने भी पादप हैं, जैसे कि नाइजीला हो गया, डेल्फिनियम हो गया, क्लेमेटस हो गया, इन पादपों का प्रयोग शोभाकारी पादपों के रूप में किया जाता है, मतलब सजावटी पादपों के रूप में किया जाता है। लेकिन इनका जो मुख्य उपयोग है वो दवा निर्माण में किया जाता है, क्योंकि इनके पादपों के तने से अथवा इनकी पादपों की जो नई जड़ें होती हैं उनसे एक विशेष प्रकार के एल्कोलॉइड्स प्राप्त होते हैं। उन एल्कोलॉइड का उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज करने हेतु दवा निर्माण में किया जाता है। जैसे कि इनसे निर्मित जो एल्कोलॉइड्स होते हैं उनसे विभिन्न प्रकार के दर्द निवारक औषधियों का निर्माण किया जाता है, कुछ विशेष प्रकार की प्रतिजैविक औषधियों का निर्माण किया जाता है, कुछ ऐसी औषधियों का निर्माण भी किया जाता है जिसका प्रयोग डायबिटीज मेलिटस नामक रोग में किया जाता है। तो कुल मिलाकर इनका आर्थिक महत्व या तो सजावटी पौधे के रूप में है, या फिर इनका आर्थिक महत्व विभिन्न प्रकार की दवा निर्माण में है। तो दवा निर्माण में जितने भी हैं वो सब दवा निर्माण में इसलिए उपयोग हो रहे हैं क्योंकि इन पौधों के द्वारा एल्केलॉइड्स नामक रसायन स्त्रावित होते हैं, और इन्हीं एल्केलॉइड्स नामक रसायनों के द्वारा दवा का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो आपका रननकुलेसी हो चुका है समाप्त। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा पेपरवेरेसी। तो हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें स्टडी करेंगे पेपरवेरेसी कुल के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए पुष्पचित्र और पुष्पसूत्र समाप्त हैं। रननकुलेसी का मैंने आर्थिक महत्व बता दिया है, नाइजीला और डेल्फिनियम दोनों के दोनों आपके खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पेपरवेरेसी को। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।